हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं हूं आपके साथ अंकिता चंद्रा और एक बार फिर से मैं इस लाइव सेशन बी फ्री सीरीज में आप तमाम दर्शकों और फॉलोअर्स का स्वागत करती हूं। तो हर बार हम कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी से जुड़ी जो समस्याएं हैं, सब प्रेगनेंसी से जुड़े विषयों को उठाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो नेचुरल प्रेगनेंसी से जुड़े हो या उससे जुड़े ट्रीटमेंट्स हो, वो तमाम चीजों को हम उठा रहे हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में मिसकैरेज की भी समस्या होती है। कुछ मामलों में लगातार मिसकैरेज की समस्या होती है, प्रेगनेंसी लॉस की समस्या होती है। पिछले हफ्ते हमने देखा था, हमने बातचीत की थी कि किस तरह से मिसकैरेज के जो कारण है वो सामने आते हैं, क्या उसके पीछे की वजह होती है, किस तरह से उसका निदान होता है। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये रेकरेंट मिसकैरेजेस आखिर क्यों होते हैं, इनके पीछे के कारण क्या है, और इस पर कुछ ऐसे रियल सिचुएशंस है और उसके आधार पर ही आज हमने क्वेश्चंस, सवाल तैयार किए हैं। और यही आज हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार प्रेगनेंसी लॉस की जो समस्या होती है आखिर ये क्यों होती है, किस वजह से होती है, क्या कारण है इसके पीछे, और क्या बावजूद इसके एक महिला नेचुरल तरीके से आगे कंसीव कर सकती है। इसी को आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर दीपांजना दत्ता। हेलो डॉक्टर, गुड इवनिंग। हेलो अंकिता। हाय डॉक्टर, जैसे आज का हमारा विषय है रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, इसे तो हम जानने और समझने की कोशिश आपसे करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी। ये आपकी थ्रू आउट एज अ डॉक्टर कैसी जर्नी रही, क्या आपको इंस्पायर करता रहा, ये बताएं हमें। मैं एक्चुअली ट्रेन्ड हूँ जेनेटिक्स में। मेरा इस फील्ड का इन सबसे जुड़ने का जो वो था कि मेरा जेनेटिक्स का कुछ जो नॉलेज है वो हम अभी मेडिकल साइंस में यूज कर सकते हैं लोग के हित में। तो जो हो जा रहा था कि नॉर्मली हम देख रहे थे कि हम लोग तो बहुत पेपर्स पब्लिश करते हैं, हम लोग बहुत लैब में रिसर्च करते हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली पेशेंट्स तक पहुंचता नहीं है। लेकिन अभी ऐसा एक ब्रांच है जिसको हम क्लिनिकल जेनेटिक्स बोलते हैं या फिर मेडिकल जेनेटिक्स बोलते हैं, जो बहुत सारे लोगों में बहुत सारे सवालों का जवाब लेके आता है। तो इसी कारण से हम लोग, मुझे लगा कि ये मैं तब अमेरिका में थी तो मुझे लगा कि ये नया फील्ड है, इंडिया में इतना इस फील्ड का चर्चा तब नहीं था। तो मैं वहां पे पढ़ी और जब मैं वापस यहाँ पे आई तो मैं केयर आईवीएफ के साथ जुड़ी और वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ है। और हम लोग अभी बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को हेल्प कर सकते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में। और वहां पर ये रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में जिन लोगों में होता है उनके लिए भी अभी एस्टैब्लिश प्रोटोकॉल्स है जहाँ पे हम लोग इसको आजमा सके और हेल्प कर सके। बिल्कुल। तो आज का ये हमारा विषय है और आज के जो हमारे सवाल है उन तमाम सवालों को मैंने नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि वो ऐसे सवाल है जो कहीं ना कहीं एक रियल सिचुएशन पर बेस्ड है। तो उस पर तो हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली इज रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस और इसके पीछे के कारण क्या है। करेक्ट। सो जब भी कोई महिला जिनको 2 से ज्यादा प्रेगनेंसी आता है, लेकिन ये 24 वीक से पहले प्रेगनेंसी रुकता नहीं है, खराब हो जाता है किसी भी वजह से, उसको हम लोग रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस का खिताब देते हैं। लेकिन जब अगर हम कारण ढूंढना चाहे तो जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस है यहाँ पर बोला गया है कि कारण बहुत हो सकता है। पहले तो ये सोचना है कि ये प्रेगनेंसी लॉस फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है, पहले 3 महीने के अंदर हो रहा है या फिर उसके बाद हो रहा है। तो जब जिस महीनों में हो रहा है उस महीनों के हिसाब से हमारे पास कारण का लिस्ट है। तो किसी किसी जो है, अगर हम इसको 100% से देखें तो अबाउट इसका 40% रीजन हम लोगों को पता है क्यों हो रहा है। और ये जो रीजंस पता है ये बहुत सारा हो सकता है। ये आपकी गर्भदानी की जो शेप है उसको लेकर से, आपका कोई इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं, आपका कोई जेनेटिक बैकग्राउंड है कि नहीं, आपका कोई खून का कुछ होता है। जब महिलाएं प्रेग्नेंट होता है इनको खून में कुछ होता है जिसको हम थ्रोम्बोफिलिया बोलते हैं, ऐसा कुछ है कि नहीं। मेल फैक्टर्स होते हैं, फीमेल फैक्टर्स होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स के वजह से अल्टीमेटली मिसकैरेज होता है। लेकिन इसका वर्कअप करना जरूरी है। अगर ये इस 40% के अंदर पड़ता है तो हमारे पास इसका जवाब या इसका सोल्यूशन रहता है।
अगर 40% के हिसाब से नहीं रहता, बाकी 60% के हिसाब से रहता है, तो जो हो जाता है वो है कि हम लोगों को फिर कोशिश करना पड़ता है कि कारण ढूंढने के लिए और फिर उस वजह को सॉल्व करने के लिए। बिल्कुल। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि रियल सिचुएशन पे जो बेस्ड है वो क्वेश्चन है आज प्रेगनेंसी लॉस से जुड़ा हुआ। तो पहला है कि इफ अ वुमन हैज फेस्ड 3 मिसकैरेज एंड ऑल मिसकैरेजेस हैपन इन द फर्स्ट ट्रिमेस्टर इटसेल्फ, क्या फिर वो नेचुरल तरीके से गर्भधारण कर सकती है इसके बाद भी? हाँ जी, देखिए, जैसे मैंने बोला कारण बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेचुरल, इवन इफ इट इज अ जेनेटिक कॉज, पकड़ लीजिए नॉर्मली अगर 3 प्रेगनेंसी लॉस हुए तो हम लोग बोलते हैं कि देयर इज अ चांस इट कैन बी अ जेनेटिक कॉज। जेनेटिक का कॉज का मतलब अगर हम इसको आसान तरीके से बोले तो ऐसा है कि मानिए जैसे आप मिठाई के दुकान पे जाते हो या घर में आप केक बनाते हो तो वो एक छाछ से बनता है, तो हमारे इंसान भी ऐसे ही छाछ से बनते हैं। तो हमारे पास ऐसे 22,000 छाछ है जो हमारे कुछ गाड़ी जैसे चीज जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं उसके ऊपर रहता है। तो ये क्रोमोसोम्स के कभी कभी नंबर से ये क्रोमोसोम्स का नंबर 46 होता है और ये क्रोमोसोम्स की कभी कभी नंबर से इश्यूज नहीं होता है, जैसे कि 46 रहना है, कभी कभी 45 रह सकता है और किसी किसी में ना एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम के लाइक पिगी बैक करके रह सकता है। ये इंसान बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, लेकिन इसी वजह से बहुत सारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर मिसकैरेज हो सकते हैं। अगर ऐसा कुछ है, ऐसा जरूरी नहीं है कि नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा मेल को है तो चांसेस आर ओनली 17% मिसकैरेज होने का, डिपेंडिंग ऑन कौन क्रोमोसोम किसके ऊपर है। अगर फीमेल्स होते हैं तो रिस्क थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ये तो सिर्फ जेनेटिक कॉज है। आपका ट्यूबरक्लोसिस भी एक बहुत बड़ा कॉज है प्रेगनेंसी लॉस का, जो सिर्फ दवाई से ठीक हो सकता है। तो आप कोर्स करें तो नेचुरल प्रेगनेंसी उसके बाद आप ले सकते हो। और एक जो बहुत ज्यादा मिलता है हमारी इंडियन वुमेन्स में, वो है थ्रोम्बोफिलिया। उसका मतलब है कि माँ और बच्चा जुड़े रहते हैं एक कॉर्ड से, और ये जो कॉर्ड है उससे जो माँ खाना खाती है वो खून संचालन होता है और यही बच्चे का पौष्टि है। बहुत अर्ली प्रेगनेंसीज में ये ठीक से अगर खून का संचालन ना हो तो प्रेगनेंसी ठीक से बैठता नहीं है और उसकी वजह से प्रेगनेंसी लॉसेस होता है। जब प्रेगनेंसी बहुत बढ़ जाता है, लाइक सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसीज, यहाँ पर भी ये थ्रोम्बोफिलिया का इश्यू से प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। तो इसी वजह से ही अगर हम देखें तो ये सारे करेक्टेबल है। आपकी गायनी को अगर पता लगेगा कि ऐसा कुछ है, सारे दवाई से करेक्टेबल है, तो आप आराम से नेचुरल प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। तो डिपेंड करेगा कॉज के ऊपर। Okay. And the second question is, what should a woman do if she is facing recurrent miscarriages और वो भी first 2 months में ये recurrent miscarriage का सामना अगर कोई कर रही है, तो क्या should she try for IUI? I would say first there needs to be a good workup done. So हमारी जो internationally acclaimed जो registers है, जो हमारी इंटरनेशनली अक्लेम्ड जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, उसमें बोला जाता है कि इफ देयर आर 2 और मोर लॉसेस देयर शुड बी अ वेरी डिटेल्ड वर्कअप। ये डिटेल्ड वर्कअप में हम पहले गर्भदानी को देखते हैं, हम ये क्रोमोसोम्स को देखते हैं, ये ट्यूबरकुलोसिस को देखते हैं, ये थ्रोम्बोफिलिया को देखते हैं, यहाँ तक कि आपकी फैमिली हिस्ट्री भी देखा जाता है। तो इसके हिसाब से सारा वर्कअप होने के बाद ही डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आपको नेचुरली लेना है या स्पर्म डोनेशन या फिर अपने खुद के स्पर्म से आईयूआई करना है या फिर आपको आईवीएफ से बच्चा लेना है। तो हमारा जो जवाब है वो डिपेंड करेगा हमारा वर्कअप के अनुसार, और ये हर इंसान में अलग होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब में एक ही चीज होगा। ओके। और अगर एक महिला की सभी रिपोर्ट सही है उसके बाद भी वो प्रेगनेंसी लॉस का सामना कर रही है, तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? हाँ, जैसे मैंने बोला कि हम 40% बता सकते हैं कि ये क्यों हो रहा है। जब ये 40 से ज्यादा हो जाता है, ये सारे डायग्नोसिस करके भी अगर रिपोर्ट सारा नॉर्मल आया है, तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जवाब में से फैमिली हिस्ट्री में कभी कभी जवाब मिल सकता है, ठीक है। तो लेकिन और भी चीजें हैं जैसे कि जो डायग्नोसिस के ऊपर है, जैसे कि हमारा स्पर्म काउंट तो ठीक है,
हमारा स्पर्म बाहर से दिखने में भी तो ठीक है, लेकिन स्पर्म की जो अंदर का डीएनए है उसमें शायद कुछ गड़बड़ है। जब हम गड़बड़ बोल रहे हैं, ये कैसा गड़बड़ है? ये गड़बड़ उस इंसान में नहीं है, लेकिन जब ये शुक्राणु और अंडा मिलके मेरा जो भ्रूण या फिर एम्ब्रायो बन रहा है, उस एम्ब्रायो में जाके वो गड़बड़ कर रहा है। अलग से सब कुछ ठीक है, लेकिन जब एक साथ मिल रहा है तब जाके गड़बड़ हो रहा है। ऐसे विमेन में भी जिन महिलाओं में पीसीओएस है या फिर जिन महिलाओं में थोड़ा सा ज्यादा एज है, ओबेसिटी है, कभी कभी ऐसा हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं। ये जो हमारा अंडा है, अंडे के अंदर एक चीज रहता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। ऐसे रिसर्च में पाया गया है कि अगर ये माइटोकॉन्ड्रियल इंडेक्स बहुत ज्यादा हो तो प्रेगनेंसी जो एम्ब्रायो बनता है उस एम्ब्रायो में ज्यादा केओस होगा, इट प्रोड्यूसेस अ केओटिक एम्ब्रायो। इसी वजह से भी लॉस होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको हम लोग डायग्नोसिस नहीं कर सकते। लेकिन आजकल ऐसे तरीका है जहां पे हम लोग एम्ब्रायो को हम लाइक हस्बैंड वाइफ को ये हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे, लेकिन एम्ब्रायो को हम टेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी इस एम्ब्रायो को टेस्ट करने से, क्योंकि अगर ये आईवीएफ से बन रहा है, मेरे पास बहुत सारा ऐसे एम्ब्रायो है, तो अच्छा जो एम्ब्रायो मिल रहा है जहां पे मेरा सारा पैरामीटर्स ठीक है, क्योटिक नहीं है, तो उस एम्ब्रायो को जब वुमेन के अंदर डाला जाता है तो प्रेगनेंसी लॉस का चांसेस घट सकता है और उस महिला को प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है। ओके और अगर एक महिला 7 मंथ्स की प्रेग्नेंट है और अल्ट्रासाउंड के दौरान बेबी के डिमाइस के बारे में पता चलता है एंड शी आल्सो हैज अ हिस्ट्री ऑफ रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, विल शी बी एबल टू बिकम अ मदर अगेन? आई एम वेरी श्योर, देखिए इट विल डिपेंड ऑन द वर्कअप्स विच वी आर टॉकिंग अबाउट, बट हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 5 प्रेगनेंसी लॉस है या 3 प्रेगनेंसी लॉस है तो आप मां नहीं बन पाएंगे। द होल थिंग इज, कभी कभी जब पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, वी सी दैट द वर्कअप इज नॉट कंप्लीट इन अ नंबर ऑफ टाइम्स। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ नहीं हुआ है, तो हम लोगों की कोशिश ये रहता है कि पहले हम लोग जॉट डाउन करें, हम लोग लिस्ट करें कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, उसी के हिसाब से हम लोग पूरा हिस्ट्री देख के आगे बढ़े। किसी किसी फैमिलीज में आप देखिएगा कि ऐसी हिस्ट्रीज है कि उनकी जो बहन है या उनकी माँ है या फिर उनकी दादी है, उनको भी ऐसे मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है। तो इसमें जेनेटिक्स प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल इन दीज केसेस, इन मेनी ऑफ दीज केसेस, एंड फॉर दीज वुमेन वी नीड टू एक्चुअली सिट एंड डिस्कस एंड सी कि हम आगे कैसे बढ़ सके इस प्रेगनेंसीज के वजह से, क्योंकि अगर वजह पता चल गया है, फिर इवन इट इज अ जेनेटिक कॉज, तो हम लोगों के पास रास्ता है प्रेगनेंसी होने का, अचीव करने का। बिल्कुल, और अब वजह की बात करिए, एक सवाल यहाँ पर आया है निशा माथुर जी का। उन्होंने पूछा है कि उनकी 3 मंथ के बाद प्रेगनेंसी जो है वो प्रेगनेंसी लॉस हो गया था और ये थायराइड की वजह से क्या हो सकता है, उनका ये पूछना है। हाँ, थायराइड की वजह से प्रेगनेंसी लॉस आई थिंक आईयूजीआर होता है। थायराइड के साथ एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं एंटी थायराइड एंटी थायरोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडीज। ये ज्यादा हो जाता है तो क्या करता है, ये अपने आप खुद के सेल्स को अटैक करने लगता है। ये बॉडी में, जिसको हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं, ऐसे कुछ महिलाओं को होता है। तो यहाँ पर मेडिसिन दे के प्रेगनेंसी को लाना पड़ता है। पहले थायराइड वो सारे लेवल्स घटेगा और कुछ मेडिसिन आपके इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट देगा, जहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज किया जाएगा। फिर आपका बच्चा अगर आप लेंगे तो हम लोगों को उम्मीद है कि वो प्रेगनेंसी लॉस नहीं होगा। और उन्होंने ये भी सवाल किया है कि क्या प्रेगनेंसी लॉस के बाद उन्हें कुछ किसी तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, अगेन डिपेंड करेगा आपके वर्कअप पे। अगर सिर्फ थायराइड का ही आपको इश्यूज है और एंटी थायरोग्लोब्यूलिन या टीएसएच ऐसा चीज हाई है, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी से पहले इनको हमको न्यूट्रलाइज करना ही पड़ेगा। ये आपकी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और आपकी गायनी जो है या फिर आपकी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट इसके ऊपर काम करेगा। बट अगर वजह ही पता नहीं है, पकड़ लीजिए आपका 3 प्रेगनेंसी लॉस है, कोई भी वर्कअप नहीं हुआ, तो पहले आपको वर्कअप के लिए आपके डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। वर्कअप के हिसाब से ही आप हमारा नेक्स्ट क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कभी कभी दवाई से काम चल जाएगा। पकड़ लीजिए ये ट्यूबरक्लोसिस के वजह से है, तो ये एक 6 महीने की कोर्स है जो आपको लेना पड़ेगा। तो हाँ,
इसी हिसाब से आपको आगे प्रेगनेंसी से आगे प्लान करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका एक जेनेटिक कॉज है तो आप कुछ भी करेंगे तो कुछ दवाई से ये ठीक नहीं होगा। लेकिन इसका जो है, जब आपको प्रेगनेंसी आएगा, हम लोगों का रोल तब आएगा कि हम उसको कैसे रख सके या क्या कर सके कि ये वैसे जेनेटिक्स की वजह से प्रेगनेंसी लॉस ना हो। ओके, और एक और क्वेश्चन है कि क्या बीपी की वजह से भी प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है? ब्लड प्रेशर बीपी की वजह से प्रेगनेंसी लॉस में इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली बीपी की वजह से प्रेगनेंसी लॉस नहीं होता है। बीपी की वजह से प्री टर्म प्रेगनेंसी हो सकता है, जैसे कि पहले बच्चा बाहर आ गया, ऐसी चीज हो सकता है, तो जिसको हम प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं। या लेकिन प्रेगनेंसी लॉस का अभी तक डॉक्यूमेंटेड ऐसा कुछ लिटरेचर में है नहीं। ओके, फिर से हम एक बार सवालों पर आते हैं। एक सवाल है, अ वुमन हैड मोर देन 2 प्रेगनेंसी लॉस एंड ड्यूरिंग द लास्ट प्रेगनेंसी आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द रिपोर्ट्स केम एज मोनोसोमी एक्स। शुड शी ट्राई नेचुरली और शुड शी यूज अ डोनर? हाँ, मैं थोड़ा सा सवाल दर्शकों के लिए समझा के फिर आपको या बताती ये हूँ। तो मोनोसोमी बेसिकली जैसे क्या मैं, होता है ये भी दर्शकों के लिए जानना जरूरी हाँ हाँ हाँ, तो बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने बोला कि हमारे पास एक छाछ है, तो ये छाछ का नंबर पकड़ लीजिए कि 46 है। तो कभी कभी किसी महिलाओं में हो सकता है कि ये 46 जो है, ये 46 ना होके 45 हो गया, 45 हो गया। तो ये फीमेल है, और इन फीमेल में क्या है कि हम लोगों को पता है कि फीमेल होने के लिए हमारे पास 2 एक्स की जरूरत है, लेकिन इन फीमेलों में 2 एक्स नहीं है, इन लड़कियों में 2 एक्स नहीं है, 1 एक्स है। और ये 1 एक्स होने की वजह से ये लोग, ऐसा सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन इनका कभी कभी पीरियड्स ठीक से नहीं आता है, पीरियड्स इरेगुलर होता है, इन लोगों को कुछ दिक्कत होता है इटसेल्फ फर्टिलाइजेशन में, लाइक फर्टिलिटी इश्यूज रहता है। अगर ये प्रेग्नेंट हो सकती है, या फिर आप इवन आईवीएफ से ये लोग प्रेग्नेंट हो सकता है, तो पहले चीज ये हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होते हैं, तो बहुत ज्यादा मॉनिटरिंग के जरूरत पड़ता है इनका। दूसरा चीज ये है कि ये हम लोग एम्ब्रायोज में भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी एम्ब्रायोज में ये सबसे कॉमन मिलता है कि एम्ब्रायोज ऐसे X0 हो और वो प्रेगनेंसी आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अगर इन जो फीचर्स ऐसे है, जो अगर हम लोग जांच करें फीचर्स का और फीचर्स ऐसे निकले कि जो 45 है विद 1 एक्स, इसको हम मोनोसोमी एक्स बोलते हैं, ये होता है एक्सीडेंट की वजह से। ये नॉर्मली पेरेंट्स की वजह से नहीं होता है, ये एक्सीडेंट की वजह से होता है। और इसी कारण अगर ऐसा कुछ है तो हमको जरूरत नहीं है कुछ करने का, वो फिर से नॉर्मली ट्राई कर सकता है। जैसे कि हम लोग बाहर निकलते हैं, तो एक बार अगर गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया, ऐसे जरूरी नहीं है नेक्स्ट टाइम निकलेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम एक्सीडेंट होगा। तो ये ऐसा है, तो हम लोग नॉर्मली कुछ नहीं करते, दे प्लान अ नॉर्मल प्रेगनेंसीज, लेकिन वी डू अ प्रीनेटल टेस्टिंग्स फॉर दीज केसेस, सो दैट ऐसी चीज बाद में जाके पता ना चले, प्रेगनेंसी से विद इन 3 months ही पता चल जाए। और अगर रिपोर्ट्स जैसे कैरियोटाइप, जो क्रोमोसोम्स के नंबर है वो भी नॉर्मल है, बट स्टिल मिसकैरेज वो एक महिला फेस करती है, एंड शी आल्सो यूज डोनर एग्स बट देन आल्सो प्रेगनेंसी फेल, विल शी एबल टू हैव अ हेल्दी बेबी इन फ्यूचर? देखिए, जब डोनर एग्स भी फेल करते हैं तो हम लोगों को मेल फैक्टर्स के ऊपर देखना जरूरी पड़ता है। जैसे मैंने बोला कि कभी कभी जैसे जीन तो है, क्रोमोसोम तो है, लेकिन अंधेरा होने से हम लोग जीन को स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, ये होता है, ठीक है। जीन को भी ऐसे स्विच ऑन स्विच ऑफ किया जाता है, और इसका जो जैसे किया जाता है उसको हम लोग एपिजेनेटिक्स बोलते हैं। इसका मतलब है जीन है, सब कुछ है, जब हम टेस्ट कर रहे हैं सब कुछ है, लेकिन ये जीन्स का ऑन ऑफ में गड़बड़ है। अगर ऑन ऑफ में गड़बड़ है, ये नॉर्मली स्पर्म्स में हो सकता है, ये ऐसे लिटरेचर है, तो इस स्पर्म से हम लोग कुछ भी करेंगे तो बच्चा हो पाना मुश्किल है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि आप डोनर स्पर्म्स, डोनर एग्स भी यूज कर रहे हैं, उसके बाद भी आपका प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, तो मेल फैक्टर्स को देखना बहुत जरूरी है, और वहां पे वी शुड इवेल्युएट की कुछ प्रॉब्लम्स मेल की तरफ से है कि नहीं है, एंड देन proceed for the next natural pregnancy or the next cycle or whatever.
और जैसे आपने मेन इश्यूज की बात की, उसी में एक आता है ओग्लोस्पर्मिया, जो लो स्पर्म काउंट, जो एक कंडीशन है। तो अगर वो होने के बावजूद अगर एक महिला ट्राई करती है और विथ लो स्पर्म काउंट से, तो क्या उससे भी प्रेगनेंसी लॉस होने की समस्या हो सकती है? हाँ, जब ओलिगोजूस्पर्मिया है, देखिए उससे प्रेगनेंसी लॉस नहीं होता है, लेकिन कभी कभी स्पर्म्स का एक फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पर्म का डीएनए फ्रेगमेंटेशन। तो स्पर्म का जो, यानी कि जैसे आप ये सोच के चलिए कि आपके घर में केक है, केक एक डब्बे के अंदर है, लेकिन अगर आप केक को पूरा क्रश कर दोगे तो केक को तो आप सर्व नहीं कर पाओगे अगर आपका गेस्ट आएगा। तो स्पर्म्स का भी ऐसा हो सकता है कि डीएनए तो अंदर है लेकिन वो देने लायक नहीं है, तो इसको हम स्पर्म डीएनए फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं कि डीएनए इतना टूट गया है कि वो जब जा रहा है तो फिर से क्योटिक एम्ब्रायोज कर रहा है। तो इसका एक मेजर होता है जिसको हम बोलते हैं डीएफआई से। अगर ये 30% से नीचे है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे कोई प्रेगनेंसी लॉस नहीं होता है। लेकिन अगर ये डीएफआई 30% से ऊपर होता है तो ये प्रेगनेंसी लॉस की वजह बन सकता है, क्योंकि इसका मतलब है स्पर्म का डीएनए तो है लेकिन डीएनए का क्वालिटी सही नहीं है, इसके वजह से क्योटिक एम्ब्रायोज बन रहे हैं। और किसी ने सवाल किया था कि ये जो रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस है, क्या किसी चीज की कमी की वजह से भी हो सकता है, बॉडी में किसी चीज की कमी होने के कारण? देखिए, बॉडी में किसी चीज की कमी के वजह से ऐसे नहीं बोला जा सकता है, लेकिन कभी कभी जैसे कि हमारे डॉक्टर्स भी देते हैं फॉलिक एसिड, MTHFR, तो जो म्यूटेशंस होता है इसके वजह से कभी कभी प्रेगनेंसी लॉस किसी किसी इंसान में हो सकता है। मैक्सिमम हम लोगों की डाइटरी फॉलिक एसिड इज फाइन, प्लस डॉक्टर्स फॉलिक एसिड हम लोगों को सप्लीमेंट्स के अनुसार भी देते हैं, लेकिन ऐसे कुछ महिलाएं हैं जिनका हम ये फॉलिक एसिड वो दे रहा है लेकिन वो बॉडी अब्सॉर्ब सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो इन महिलाओं में ऐसे मिसकैरेजेस होने का चांसेस है। ठीक है, तो लेकिन वही वर्कअप की जरूरत है ये आंसर करने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वक्त कमी रहता है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे मिनरल्स है ऐसे जैसे फॉलिक एसिड है, इसकी कमी की वजह से मिसकैरेज हो सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि फर्टिलिटी एक्सपर्ट जो है वो रेकमेंड करते हैं कि एक कपल को कि आपको जेनेटिक काउंसलर से मिलना चाहिए, लेकिन कपल्स का ये कहना होता है कि दे आर टोटली फाइन, उनकी जो फैमिली है वो भी पूरी तरह से हेल्दी है। तो ऐसे में अगर वो मिसकैरेज फेस कर रहे हैं, रेकरेंट मिसकैरेजेस, तो आखिर उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, जैसे मैंने बोला कि जब रेकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर्स भी होता है या रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस भी होता है, यहाँ पर नॉर्मली अगर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट आपको जेनेटिक्स के पास भेज रहा है, इसका मतलब है कि बाकी सारे वर्कअप ऑलरेडी हो चुका है। अगर आईवीएफ में फेलियर हो रहा है, देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम इसका मतलब है कि जितना दवाई आपको दिया जाना चाहिए था सब कुछ आपको मिलने के बाद आपको लॉसेस हो रहा है, तो यहाँ पर जेनेटिक के वजह बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर्स को राय ये रहता है कि एक इवैल्यूएशन जरूरी है आपकी फैमिली के हिसाब से, आपकी फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से। और कभी कभी ऐसे कुछ बीमारियां हैं जो दोनों से आता है, लाइक इसका मतलब क्या है कि पकड़ के रखिए ऐसे कि हम सब में हमारे छांच जो है वो जोड़े में, तो हस्बैंड में भी जोड़े में है और जो वाइफ है उसमें भी जोड़े में है, और इस जोड़े में से दोनों में ही एक अच्छा छाछ है और जो जोड़ीदार छाछ है वो खराब है लेकिन वो छुपा हुआ है। अब जब बच्चा हो रहा है तो बच्चा आधा मम्मी से आएगा आधा पापा से आएगा, तो ये अच्छा और बुरा जो छाछ है इसमें से अच्छा छाछ भी आ सकता है, बुरा छाछ भी आ सकता है। लेकिन अगर मम्मी से भी बुरा आ गया और पापा से भी बुरा आ गया, दोनों से अगर बुरा आ गया, तो बच्चे में जाके वो छाछ रहा ही नहीं और ये बच्चा बढ़ नहीं पाएगा। तो हम जितना भी टेस्ट कर ले सब नॉर्मल आएगा, लेकिन जब तक हम लोग कोई जेनेटिक वर्कअप ना करें हम लोगों को पता नहीं चलेगा। तो ऐसे कुछ बीमारियां हैं जिसको हम लोग हाइड्रोलेथलस बोलते हैं, इसका मतलब है जो एम्ब्रायो है वही लीथल हो जा रहा है। ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 46 जैसे होना चाहिए है, लेकिन जब ये दोनों का अंडा और शुक्राणु एक साथ हो रहा है तो जब एम्ब्रायोज बन रहा है उसमें
उस एम्ब्रायो में छाछ का गड़बड़ हो जा रहा है और उसी की वजह से प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे जीन्स में म्यूटेशंस होते हैं और ये अगर है तो दवाई से इसको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन दूसरे मेथड्स है जिसमें प्रेगनेंसी ये आएगा और हम लोग चूज भी कर सकते हैं और वहां पे प्रेगनेंसी अचीव हो सकता है। तो इसी के कारण जो आपकी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट है या फिर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है, ऐसे जब बार बार ऐसे देखते हैं और उनके पास सारा वर्कअप हो चुका होता है, तब वो जेनेटिक्स के पास आपको भेजते हैं। ओके और इसी से बेस्ड एक क्वेश्चन है, अ वुमन वाज एबल टू कंसीव ट्वाइस, क्योंकि हमने तमाम जो सिचुएशन है उसके बेसिस पर जो क्वेश्चन है वो बनाए हैं, तो और बोथ द टाइम इट वाज प्री टर्म डिलीवरी एंड देन बेबीज वर नॉट एबल टू सर्वाइव, कैन इट बी अ जेनेटिक इशू? देखिए यहाँ पर डिपेंड करेगा, आई वुड नीड मोर इन्फॉर्मेशन टू आंसर दिस, बट यहाँ पे दो चीज का संभावना है। एक देखिए, देर आर प्लेसेंटल इश्यूज इज वेल and there is a issue of short cervix as well. If the baby is there, the person is able to conceive, and the baby is almost delivered at 6th month, 7th month. Sometimes the cervix needs to be investigated. कभी कभी किसी महिलाओं में ये जो सर्वाइकल लेंथ होता है ये कम होता है और जब वो भारी प्रेगनेंसी होता है वो खुल जाता है और प्रीटर्म डिलीवरीज हो जाता है। So this your gynecologist or infertility specialist will pick it up. लेकिन इसका दूसरा चीज जो होता है, कभी कभी जैसे मैंने बोला, there can be some issues with the fetus itself, यानी कि वही छाछ का मिसिंग होना ऐसे भी हो सकता है। लेकिन ऐसे फीचर्स में कुछ प्रॉब्लम्स आता है, जैसे कि जब बच्चा होता है उस बच्चे में कुछ कुछ खामियां रहती है, आइदर हाथ पैरों की, या फिर ठीक से बना नहीं होता, या फिर कुछ अजीब सा दिखता है, तो ऐसे कुछ इश्यूज आ सकता है। दूसरा और एक चीज होता है जिसको हम थ्रोम्बोफिलिया बोलते हैं, जो मैंने पहले समझाया। थ्रोम्बोफिलिया के वजह से भी फीटस को कभी कभी आईयूडी हो जाता है, क्योंकि वो खून की संचालन ठीक से नहीं होता है और उसकी वजह से भी जो बच्चा अंदर बन रहा है वो फटाक से उसका ऐसे हो सकता है कि एक दिन के अंदर, एक दिन सब कुछ ठीक था, दूसरे दिन ही बच्चे का पेट के अंदर इंतकाल हो गया, ऐसे हो सकता है। दीज आर मेनी कॉजेस, बट दीज आर सम कॉमन कॉजेस दैट आर ऑल्सो सीन। सो हर वजह जेनेटिक्स नहीं होता, लेकिन हर वजह जेनेटिक्स ना भी नहीं होता, तो इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर ये निर्भर करेगा। और क्या कुछ मामलों में ऐसा भी होता है कि टेस्ट के दौरान पता चले कि बच्चे में कोई दिक्कत है, जैसे कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो या फिर न्यूक्लियर ट्रांसलुसेंसी हो, तो इस वजह से भी टर्मिनेट भी कर दिया जाता है, ऐसा भी हो सकता है? करेक्ट, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बताया आपने। कभी कभी फीटल एनोमलीज होता है, ये एनोमलीज पता चलता है कभी कभी 13 वीक्स पे, कभी कभी एनोमलीज पता चलता है आपकी एनोमली स्कैन में, कभी कभी इवन उसके बाद 24-25 वीक्स में जाके आप देखते हो कि स्केलेटल डिस्प्लेसिया, बच्चे का जो स्केलेटल सिस्टम है वो ठीक से नहीं बन रहा है, छोटा है, टूटा हुआ है, ये सारी चीज होता है। मैक्सिमम टाइम्स दीज आर ड्यू टू जेनेटिक रीजंस। तो इन महिलाओं को जब वो लोग सेकेंड टाइम प्रेगनेंसी प्लान करेगा तो जेनेटिसिस्ट के पास आना बहुत जरूरी है। दीज आर मैक्सिमम केसेस ड्यू टू जेनेटिक रीजंस। और मिसकैरेज की संभावना ना बने, इसके लिए किस किस तरह के टेस्ट जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान किए जाते हैं वैसे? नॉर्मली वो आपके डॉक्टर प्रेगनेंसी से पहले कुछ रिकमेंडेशंस देंगे, जैसे आपकी थायराइड, आपकी ब्लड शुगर, आपका जो क्लॉटिंग प्रोफाइल है, ये सारी चीज डॉक्टर नॉर्मली आपकी प्रेगनेंसी के शुरुआत में करेगा। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान करेगा, जो इन्फेक्शन टेस्ट होता है, जैसे टॉर्च एक्सेट्रा। आपकी थायराइड, ब्लड शुगर आपकी हर ट्राइमेस्टर्स में देखा जाता है, प्लस आपका अल्ट्रासाउंड से मॉनिटरिंग किया जाता है। अल्ट्रासाउंड में आपका जो फीटस का जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसमें ब्लड फ्लो ठीक से हो रहा है कि नहीं, फीटस में सही से फीटस बढ़ रहा है कि नहीं, ये सारी चीज देखा जाता है। तो ऐसे कभी कभी डॉक्टर्स, जैसे आपको अगर प्रेगनेंसी के पहले पहले होते ही ब्लीडिंग्स हो रहे हैं तो डॉक्टर्स आपको कुछ दवाई दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा डॉक्टर के ऊपर कि डॉक्टर उसको कैसे मैनेज करता है। लेकिन नॉर्मली अगर हम लोग रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस देखते हैं तो द वर्कअप इज डन बिफोर
when the pregnancy is going on, hardly there is anything which we can do. Okay. और एक और सिचुएशन है, if a man's sperm DNA fragmentation is poor, the couple also faced previous miscarriages twice. The doctor suggested IVF for a healthy baby. How can they proceed? If the DFI is very bad, like जो हमने समझाया आपको कि sperm DNA fragmentation है, अगर उसका वैल्यू इज मोर देन 30%, एक डोनर स्पर्म लेके काम करना शायद इज इम्पोर्टेंट. लेकिन कभी कभी ऐसे हो जाता है कि सोशियो इकोनॉमिक हर चीज के लिए लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे स्पर्म से ही आगे बढ़ते हैं. तो इसी हिसाब से कभी अगर एग का संख्या ठीक है तो हम लोग एम्ब्रायो का टेस्टिंग कर सकते हैं. इसको प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग बोला जाता है. तो वी कैन एक्चुअली, अगर आईवीएफ से बन रहा है तो बहुत सारा एम्ब्रायोस बन रहा है, तो हर एम्ब्रायो को हम लोग टेस्ट करेंगे कि वो ये जो संख्या, मेरा छाछ का जो संख्या है ये 46 है कि नहीं. अगर 46 है तो उसको लेकर इम्प्लांटेशन किया जाता है और ये सोचा जाता है कि एटलीस्ट एम्ब्रायो तो अच्छा है, तो ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू किया जाना चाहिए. तो ऐसे हिसाब से जाना चाहिए. लेकिन डीएफआई ज्यादा होने से प्रेगनेंसी लॉस का रिस्क रहता है, जरूर रहता है. और किसी ने सवाल किया था कि क्या एग क्वालिटी खराब होने के कारण भी ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने आपको समझाया कि एग क्वालिटी प्लेज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. बिकॉज अगर एग क्वालिटी खराब है तो बात एक ही है, हमारा एम्ब्रायो जाके फिर से क्योटिक एम्ब्रायो बनेगा. क्योटिक एम्ब्रायो बनेगा का मतलब है कि ये इम्प्लांटेशन तो हो जाएगा लेकिन प्रेगनेंसी रुकेगा नहीं. तो वहां पर भी पीजीएस का रोल है. जैसे कि महिलाओं का जब उम्र बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या किसी सब महिलाओं में नहीं, किसी महिलाओं में अगर पॉलिसिस्टिक ओवरी के वजह से भी एग का क्वालिटी पुअर होता है, इसको हम लोग रिस्क फैक्टर मानते हैं. ये सारी चीज को हम लोग वो प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग करके एलिमिनेट कर सकते हैं और ये यहाँ से प्रेगनेंसी हो पाने का चांसेस, अचीव करने का चांसेस भी ज्यादा है. ओके. और एक सवाल है यहाँ पे कि क्या प्रेगनेंसी लॉस के बाद कंसीव करने के पहले कोई टेस्ट जरूरी होता है क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल. आप नेक्स्ट टाइम प्रेग्नेंट, देखिए यहाँ पर दो चीज है. जब आपका प्रेगनेंसी लॉस हुआ है तब ऑब्वियसली ये कपल के लिए एक बहुत दर्दनाक सिचुएशन है. लेकिन आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स तभी एट दैट पॉइंट एक्चुअली आस्क्स फॉर अ कंसल्ट. ये हम लोग केयर आईवीएफ में रेगुलरली करते हैं. बिकॉज इन दिस पॉइंट वी कैन एक्चुअली इन्वेस्टिगेट द फीटस. जो आपकी फीटस है वो गुजर चुका है लेकिन वो हमारे लिए वहां पे डायग्नोसिस कर सकते हैं, वहां पे हम लोग वजह ढूंढ सकते हैं. और मेनी अ टाइम्स वहां पे रीजन मिल जाता है. अगर रीजन मिल गया तो एक्चुअली आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में वो बेनिफिशियल होता है. अगर पकड़ लीजिए आप किसी और सेंटर से आ रहे, या फिर आपकी डॉक्टर ने वो इन्वेस्टिगेशंस नहीं किया फीटस में सेकेंड टाइम लॉस के बाद, इसी में तब हम लोग आप में इन्वेस्टिगेशन करेंगे, या आपकी जो जेनेटिसिस्ट है वो एक्चुअली आप दोनों में, आपके हस्बैंड वाइफ में इन्वेस्टिगेशंस करेंगे और उसी के बाद आपको दूसरी प्रेगनेंसी लेने का सलाह दिया जाएगा. क्योंकि वहां पे सलाह में चेंज हो सकता है. अगर दवाई लग सकता है, आपको कोई ट्रीटमेंट हो सकता है, कोई समटाइम्स सर्जिकल करेक्शंस हो सकता है. तो ये सारी चीज आपको दूसरे प्रेगनेंसी लेने से पहले आपको इसको वजह को ढूंढकर उसको ठीक करके फिर प्रेगनेंसी लेना है. ओके. एक बार फिर से हम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं. अगर कोई कपल लंबे समय से बेबी के लिए ट्राई कर रहा हो और उसके सभी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल हो, स्टिल दे आर नॉट एबल टू कंसीव सक्सेसफुली, इवन देयर IUI also failed, 2 cycles of IVF were also not successful, then what can they do? See, these are the cases where we will ask for a donor egg or a donor sperm depending on the reports. Because देखिए IUI हो चुका है, IVF हो चुका है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, इसका मतलब ये है कि ये कुछ तो प्रॉब्लम है और जो डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा है. These are the ideal cases when we can actually go ahead and go for a donor egg or a donor sperm and then try the pregnancies. And यहाँ पर सक्सेस होने का चांसेस ज्यादा होगा. ओके. और अगर एक कपल स्टिल बर्थ और
2 मिसकैरेज किसी ने फेस किए हैं, तो वो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कैसे कर सकते हैं और किन बातों का उन्हें ध्यान रखना चाहिए? पहली चीज, अगर स्टिल बॉर्न है और 2 प्रेगनेंसी लॉस पहले है, तो ये देखिए इसका मतलब है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रहा है, लास्ट लेटर ट्राइमेस्टर्स में भी हो रहा है। तो यहाँ पर थ्रोम्बोफिलिया का एक बहुत ज्यादा बड़ा वजह रह जाता है। तो इसको पहले हमको इसको रूल आउट करना है। अगर थ्रोम्बोफिलिया रूल आउट हो गया तो मेरा नेक्स्ट चीज ही जो आता है वो जेनेटिक्स है। जैसे मैंने बोला, ऐसे किसी किसी जीन्स का, ऐसे किसी किसी छाछ है जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, और तब अगर होगा तो दूसरी बार भी ये होने का चांसेस रह जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी हम लोगों को इन्वेस्टिगेशंस पहले थ्रोम्बोफिलिया करना चाहिए, जो बेसिक है, उसको रूल आउट करके जेनेटिक्स में आना चाहिए। अगर जेनेटिक्स में कुछ है तो उसको हम लोग ठीक तरीके से एड्रेस कर सकते हैं, वो आईवीएफ के तरीके से ही हो या फिर डोनर एग डोनर स्पर्म के तरीके से ही हो, लेकिन एटलीस्ट कारण जानने के बाद आपकी जो कपल है वो डिसीजन ले पाएगा कि किस तरफ उनको जाना है। ओके। और इसमें क्या पीसीओडी भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है मिसकैरेज के पीछे? हाँ, मिसकैरेज के पीछे जैसे किसी ने सवाल भी किया था कि एग क्वालिटी अगर खराब हो, तो नॉर्मली पीसीओडी में किसी महिलाओं में एग क्वालिटी खराब होता है, स्पेशली जहां पे हम लोग देखते हैं कि पीसीओडी फेमिलियल है, मम्मी को भी है, बहन को भी है, आंट को भी था। तो ऐसे सिचुएशन में नॉर्मली द चांसेस कि इनकी एग क्वालिटी खराब होगा ये ज्यादा है। और इन लोगों को डेफिनेटली पहले जेनेटिक कंसल्ट ले लेना चाहिए और उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। लेकिन इन लोगों को के लिए भी प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग बहुत हेल्प करता है और एक अच्छे तरीके से प्रेगनेंसी आ जाता है। ओके। और एक सवाल आप भी यहाँ पे देख रही होंगी कि मैडम आई हैड इंट्रायूटेरिन इंसेमिनेशन एंड देन 18th वीक में शायद बच्चे की डेथ हो जाती है। सिंस देन आई वाज डायग्नोज्ड विद एप्ला एंड सस्पेक्टेड ल्यूपस। आई एम ऑन मेडिकेशन एंड नाउ आई एम नॉट able to get pregnant. I have tried IVF and IUI. Now what they can do? हाँ, देखिए, see, there are 2 things which I can see in the thing which you have written. Number 1, you had an IUFD at 18th week, and then you were diagnosed with APLA and SLE, anti-lupus. इसका मतलब है you definitely have a thrombophilia background over here, so that correction has to happen. It's not that कि आपका उस करेक्शन की वजह से आपका आईवीएफ या आईयूआई फेल कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को इन्वेस्टिगेट करना है कि आपका एग क्वालिटी और स्पर्म क्वालिटी में कोई ऐसा कुछ गड़बड़ कुछ हुआ है कि नहीं, या फिर आपकी हार्मोन लेवल्स में कुछ गड़बड़ हुआ है कि नहीं। तो इसके वजह से भी आपको प्रेगनेंसी नहीं आएगा या प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है। तो जैसे एक वजह was investigated and it was found out and you are on medications, तो दूसरे जो वजह है वो सब भी देखना पड़ेगा कि वो भी वजह है कि नहीं, क्योंकि ऐसे इट्स नॉट लाइक कि एक वजह होगा तो दूसरा वजह नहीं होगा। देयर कैन बी मोर देन वन रीजन प्रेगनेंसी लॉस के लिए। और इसके पीछे एक वजह एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से इम्प्लांटेशन फेलियर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। हाँ, एंडोमेट्रियोसिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस फॉर इम्प्लांटेशन लॉस या प्रेगनेंसी लॉस। ओके। और यहाँ पे एक और सवाल है, बेबी वाज नॉर्मल एंड आई डिड मॉलिक्यूलर टेस्टिंग ऑफ बेबी। उन्होंने ही सवाल किया जो पहला सवाल था जिनका। हाँ, तो इसका मतलब है, देखिए, आप जो बोल रहे हो कि मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, आप किस तरीके का मॉलिक्यूलर टेस्टिंग किए हो जानना है। आप कैरियोटाइप किए हो या फिश किए हो या सीएमए किए हो। देयर आर डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट रेजोल्यूशंस जिसमें पता चलता है। अगर आप सिर्फ कैरियोटाइप और फिश किए हो तो दैट इज नॉट इनफ नाउडेज। वी रियली नीड टू डू अ माइक्रो एरे। समटाइम्स माइक्रो एरे बोल के जो टेस्ट है वो क्रोमोसोम्स को, ये 46 जो गाड़िया जो छाछ मैंने बताया, इसको मैग्नीफाई करके देखकर बोलता है कि कोई छोटा सा इधर उधर है कि नहीं। अगर ऐसा कुछ नहीं है, इसका हाँ, कैरियोटाइपिंग, देखिए, कैरियोटाइपिंग इज अ वेरी लो रेजोल्यूशन टेस्ट। वी विल मिस आउट अ लॉट इफ वी आर जस्ट डूइंग अ कैरियोटाइपिंग। तो यहाँ पर माइक्रो एरे होने का जरूरत था इन मेनी केसेस, बिकॉज
even if you have done molecular karyotyping, that is also not very sound. It's not very sound at this moment. You need a microarray, or also you might need what we call as an exome sequencing. इसका मतलब है जो हमारी ये छाछ है, हर छाछ ऐसे 22,000 छाछ है, इस 22,000 छाछ को इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है. और नहीं तो वजह ऐसे हो सकता है, जैसे मैंने बोला, ये बेबी के वजह नहीं है, ये मैटरनल और बेबी का प्लेसेंटल फैक्टर्स है, या फिर आपकी थ्रोम्बोफिलिया फैक्टर्स है. थ्रोम्बोफिलिया फैक्टर्स की वजह से अगर आप देखेंगे तो हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा जब तक हम लोग आपकी थ्रोम्बोफिलिया प्रोफाइल पूरी ना हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेट ना करें. और आपको ऑलरेडी आपके डॉक्टर ने देखा है कि आपको एप्ला है और एंटी लूपस है. इसका मतलब है कि जब भी आपको प्रेगनेंसी आएगा आपको वो सपोर्टिव दवाई से ही रखना पड़ेगा. लेकिन अभी आप जो बोल रहे हैं कि मेरा प्रेगनेंसी आ ही नहीं रहा है, तो उसके वजह से आपको हार्मोनल प्रोफाइल और आपकी बाकी सारे जो इन्वेस्टिगेशंस है वो सारी चीज भी देखना पड़ेगा, या फिर आपकी एग क्वालिटी, स्पर्म क्वालिटी देखना पड़ेगा कि वहां पे क्या आपकी एग क्वालिटी बहुत कम गया है, नंबर से भी कम गया, घट गया है स्ट्रेस के कारण, जिस वजह से हो, जिस वजह से कारण, तो इन वजह से भी प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है. ओके. और यहाँ पर एक और सवाल लक्ष्मी जी ने पूछा है, व्हाट वुड यू सजेस्ट डॉक्टर फॉर एंडोमेट्रियोसिस केस एंड शी इज 30 years old? See, I'm not the right person because I'm a geneticist for this to be answered. Your gynecologist will help you answer this question. But at the same time, there are certain, tests where, your gynecologist or your infertility specialist will work on your endometrium before the implantation is done. And in that cases, we do get positive results. ओके. तो डॉक्टर, हमारे पास जितने सवाल थे जो सिचुएशन बेस्ड थे रिकरेंट मिसकैरेज को लेकर, वो तमाम सवालों को हमने ले लिया और आपने जो जवाब दिए हैं वाकई मुझे लगता है हर किसी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये ऐसे सवाल रहते हैं जो अक्सर नहीं पूछे जाते हैं. वो मेडिकल ओरिएंटेड सवाल थे कि एक डॉक्टर के पास ही आपको जाके उनके जवाब मिल सकते हैं. तो थैंक यू सो मच. और अगर आप लास्ट में कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहेंगी, की टेक अवेज फ्रॉम दिस सेशन. Key takeaways is that there are two things definitely. One thing is don't lose hope. Right now, medical science is in a position where many questions can be answered, and if we can answer those questions through proper investigations, तो आपका बच्चा आएगा. शायद सीधा रास्ता से ना, रास्ता थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन बच्चा तो जरूर आएगा. ठीक है, ये पहली चीज है. दूसरी चीज ये है कि जब आपका सेकेंड प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है, आस्क योर डॉक्टर इफ दैट फीटस और द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन नीड्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड और नॉट. अगर आपको 2 प्रेगनेंसी लॉस हो चुका है एंड नो वर्कअप हैज बीन डन, ask your gynecologist or your infertility specialist ki whether you should consult a genetic consultant or a medical geneticist so that the whole workup can be done. In such cases बहुत सारी चीज निकल आते हैं जो डॉक्टर्स के लिए या फिर इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के लिए वर्कआउट करने का बहुत आसान हो जाता है. आपको डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाता है. डोंट लूज अनदर अ लॉट ऑफ टाइम जस्ट थिंकिंग कि कुछ लोग हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं कि और ट्राई नहीं करेंगे. दैट इज ऑल्सो नॉट राइट. एंड कुछ लोग हो जाते हैं और एक बार ट्राई कर लेते हैं फिर जाएंगे. और नो, आफ्टर सेकेंड प्रेगनेंसी लॉस. यहाँ बोलिए अंकिता. है कि कई बार जो फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो रेकमेंड करते हैं कि आपको जेनेटिक काउंसलर से मिलना चाहिए, तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं. तो इसमें आपका क्या टेक है, आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे दर्शकों को? देखिए, जेनेटिक्स का ये जो अभी शुरू हुआ है इंडिया में, ये हाल ही में हुआ है, ये 3-4 साल हुआ है, लेकिन ये विदेशों में बहुत सारे साल से रहा है. वहां पे बहुत स्टेबलाइज्ड है एंड वहां पे इट्स मैंडेटरी एक्चुअली. ठीक है, ये चॉइस नहीं दिया जाता है. यहाँ पर इंडिया में नया है, इसीलिए यहाँ पर देयर इज अ चॉइस कि आप जा सकते हो. तो जब आपको बोला जा रहा है, डोंट थिंक कि मेरे फैमिली में तो ऐसा कुछ नहीं है तो आप जेनेटिक्स कैसे बोल रहे हो. जेनेटिक्स का जरूरी नहीं है ये इनहेरिटेड हो. जेनेटिक्स सिर्फ आपके फीटस में हो सकता है, आपसे आपके फीटस में हो सकता है. इट डज नॉट हैव टू बी फेमिलियल, it does not have to be inherited, it can happen in that baby only.
ओके सो अगर आपको डॉक्टर्स सोच के आपको बता रहे हैं तो यू शुड वर्क ऑन इट एंड यू शुड गो टू द काउंसलर हु इज नियरेस्ट टू यू. आजकल तो इतने सारे हैं, यू कैन डेफिनेटली कंसल्ट अ जेनेटिक काउंसलर. और अगर कोई कपल प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहा है तो क्या उसके भी पहले जैसा कि आपने कहा कि अब 3 से 4 साल पहले ये जेनेटिक काउंसलर का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है, तो ऐसे में भी क्या मिलना चाहिए एक जेनेटिक काउंसलर? हाँ, देखिए प्री कंसेप्शन काउंसलिंग इज समथिंग जो किया जा रहा है आजकल. बहुत सारे महिलाओं है, पुरुष है जो शादी कर रहे हैं, विदेश में रहा है, सुना है, इसीलिए दे अप्रोच. एंड that's a very good take because even before planning the pregnancy their expectations are clear and वो trauma जो है they don't go through that trauma. So yes, it's a very good thing to come for a preconception counseling as well. थैंक यू सो मच डॉक्टर पूरी जानकारी देने के लिए. थैंक्स फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम फॉर अस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो आपने देखा कि किस तरह से डॉक्टर दीपांजना दत्ता ने बताया कि क्यों आखिर ये रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस की समस्या होती है, किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है, और अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं 2 मिसकैरेज के बाद तो क्यों जरूरत है आपको जेनेटिक काउंसलर से मिलने की. तो इन्हीं चीजों को उन्होंने बताने की कोशिश की है. मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोगों को जो सवाल थे उनके सटीक जवाब जरूर मिल गए होंगे. तो इसी के साथ आज के हमारे इस लाइव सेशन में फिलहाल इतना ही. फिर होगी आपसे मुलाकात एक अगले और नए विषय के साथ. तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड ऑलवेज स्टे विद हेल्दी. थैंक यू सो मच.